इस वक्त एक बहुत बड़ी खबर, आतंकियों पर एक्शन से बौखला गया है पाकिस्तान और जम्मू कश्मीर के कठुआ में सीज फायर तोड़ा है पाकिस्तान ने। रिहायशी इलाके को निशाना बनाकर फायरिंग की गई है। फायरिंग से कई घरों में भी भारी नुकसान हुआ है। अभी की हम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। जम्मू कश्मीर के कठुआ में पाकिस्तान ने सीज फायर तोड़ा है। शुरू हो जाती है। इसी के बीच में कुछ इनके अलग अलग किस्म के वेपन हैं। उन वेपनों को नाम तो बता भी सकता हूँ, लेकिन सबसे ज़्यादा जो टारगेट कर रहा है हमें मोटार का जो 81 चल रहा है ना, इससे हमारे फैक्ट हो रहे लोग और पशु कुछ इंजन हो गया, किसी को मकानों को लग चुका है। और पिछले 2 साल हुआ तो एक पहले भी लोंडी गांव में एक डेथ हुई थी और उनके पशु भी काफ़ी मर चुके थे। अब पाकिस्तान पगलाया क्यों है ये भी आप जान लीजिए, क्योंकि जहन्नुम में इतने जल्लाद पहुंचा दिए गए हैं ना, यानी इतने आतंकियों का खात्मा सफाया हुआ है ऑपरेशन ऑल आउट की वजह से। और यही एक वजह है कि पाकिस्तान रिटालिएट कर रहा है, पाकिस्तान प्रोवोक कर रहा है, पाकिस्तान रिएक्ट कर रहा है। एक एक करके आप देखें। बुरहान वानी आपको याद है ना, 8 जुलाई 2016 हिजबुल मुजाहिदीन का आतंकी मार गिराया गया। जाकिर मूसा 23 मई 2019 अलकायदा का आतंकी मार गिराया गया। रियाज नायकू 6 मई 2020 यानी इसी साल में हिजबुल मुजाहिदीन का कमांडर, जिसने दक्षिणी कश्मीर से लेकर के उत्तरी कश्मीर तक आतंक फैलाया था। फारूक अहमद 29 मार्च 2019 जैश ए मोहम्मद का आतंकी। डॉक्टर सैफुल्लाह 18 दिन पहले मारा गया था। 1 नवंबर को हिजबुल मुजाहिदीन का आतंकी डॉक्टर सैफुल्लाह भी मारा गया था। जहन्नुम में इतने जल्लाद पहुंच गए हैं और इसी के बाद से पाकिस्तान पगलाया है। क्योंकि पाकिस्तान की जब आप बात करते हैं ना, इस वक्त हालात अंदरूनी बहुत ही ज्यादा खराब हैं। इतने खराब कि इमरान खान के लिए मुश्किल पैदा हो रही है कि कैसे संभालें। ISI का कभी सहारा ले रहे हैं, कभी फौज का सहारा लेने में लगे होते हैं, लेकिन बावजूद इसके पाकिस्तान पगलाया है। इसलिए क्योंकि मुल्क की जमीन से लेकर के बाहर तक पाकिस्तान के हालात बहुत खराब हैं। पाकिस्तान की इकोनॉमी बहुत खराब है। पाकिस्तान की आवाम में इमरान खान के लिए गुस्सा है। पाकिस्तान में बढ़ती बेरोजगारी और महंगाई ने इमरान के लिए मुसीबतें बढ़ा दी हैं और साथ ही इमरान की सत्ता जाते देख पाक आर्मी और ISI की बेचैनी और भी ज्यादा बढ़ गई है। पाकिस्तान में सड़कों पर जमा ये भीड़ इमरान खान की सत्ता को खोले चुनौती दे रहे हैं। एक तरफ तो पाकिस्तान की जनता पहले से महंगाई और बेरोजगारी की त्राहिमाम कर रही है और दूसरी तरफ इरफान खान के सामने अपनी कुर्सी बचाना एक चुनौती हो गई है। विपक्ष की बढ़ती ताकत इमरान के साथ साथ सेना और ISI के लिए भी चिंता का सबब बनता जा रहा है। हाल ही के महीनों में जिस तरह से पाकिस्तान की 11 प्रमुख विपक्षी पार्टियां प्रधानमंत्री इमरान खान, आर्मी और ISI के खिलाफ लामबंद हुई हैं, वो एक बहुत ही आश्चर्यजनक, असाधारण घटना है पाकिस्तान के इतिहास में। प्रधानमंत्री के खिलाफ विरोधी पक्ष काफी कई बार आगे आए हैं, पर पहली बार खुल के आर्मी के खिलाफ बोलना ये एक बहुत ही बड़ी घटना है। इमरान खान की चिंता को इस बात से समझा जा सकता है कि इमरान खान ने गिलगित बल्टिस्तान में चुनाव प्रचार पर रोक लगा दी। विपक्ष और खास तौर पर नवाज शरीफ की बेटी मरियम शरीफ की रैली से घबराकर इमरान खान ने ये फैसला लिया है। हालांकि इमरान ने इसके पीछे कोरोना संक्रमण का हवाला दिया है, लेकिन ये बात जग जाहिर है कि इमरान को अब सत्ता से बाहर होने का डर सता रहा है। वहीं सीमा पर भी पाकिस्तान लगातार अपनी हरकतों को अंजाम दे रहा है। हाल में ही भारत ने पाकिस्तान के कई पोस्ट तबाह किए थे, जिसके बाद पाकिस्तान बौखलाया हुआ है। दूसरी तरफ पाकिस्तान की सेना और ISI इमरान खान को प्रधानमंत्री बनाए रखना चाहती है और हर मोर्चे पर इमरान खान को हारता हुआ देखकर वहीं सेना और ISI की बौखलाहट बढ़ गई है। वहां पर आर्मी और ISI के लिए इमरान की सरकार को बचाना काफी मुश्किल होता जा रहा है, क्योंकि उन्हें इमरान की सरकार को भी बचाना है और अपने ऊपर हुए रहे हमलों को भी उनको रोकना है। तो ये एक बहुत बड़ी चुनौती है। बस जिस तरह से पाकिस्तान का संविधान है और वहाँ की शासन प्रणाली में आर्मी का आधिकारिक रूप से जो हस्तक्षेप रहता है और सिविल ब्यूरोक्रेसी के ऊपर और वहाँ की जो असैनिक सरकार के ऊपर वो रहते हैं, तो मैं ये समझता हूँ
कि आर्मी इतनी आसानी से अपने इतने सारी ताकतों को नहीं छोड़ेगी और वो विपक्षी आंदोलन को किसी भी तरह से तोड़ने की कोई कोशिश वो जरूर करेंगे। पाकिस्तान में महंगाई और बेरोजगारी भी चरम पर है, जिस वजह से पाकिस्तान की आवाम इमरान खान से खफा है। बात महंगाई की करें तो प्याज की कीमत 90 रुपए किलो तो आलू 75 रुपए किलो बिक रहा है। टमाटर की कीमत 150 रुपए के पार है, जबकि अदरक का भाव 600 रुपए हो गया है। गेहूं की कीमत 60 रुपए और मटर की बात की जाए तो प्रति किलो 250 रुपए किलो बिक रहा है। वहीं खीरा 117 रुपए, भिंडी 70 रुपए, फूल गोभी 80 रुपए की कीमत तक बिक रहे हैं। महंगाई के साथ साथ बेरोजगारी भी पाकिस्तान में काफी ज्यादा है, जिस वजह से युवाओं में काफी आक्रोश है। पाकिस्तान की सेना और आईएसआई जानती है कि अगर इमरान खान के साथ से सत्ता जाती है तो उनके लिए नई मुसीबत खड़ी हो जाएगी और इसके बौखलाहट में पाकिस्तान लगातार सरहद पर सीज फायर का उल्लंघन कर रहा है। नवंबर महीने में पाकिस्तान ने अब तक 150 बार सीज फायर का उल्लंघन किया है। वहीं 2019 में 16 सालों में सबसे ज्यादा सीज फायर का उल्लंघन हुआ था, लेकिन 2020 में पाकिस्तान उससे भी आगे बढ़ता दिख रहा है। 2019 में जहां कुल 3168 बार सीज फायर का उल्लंघन किया गया था, वहीं इस साल 2020 में करीब 3800 बार सीज फायर का उल्लंघन हो गया है। पाकिस्तान सीधे शब्दों में समझने वाला नहीं है, लेकिन जिस तरह से पाकिस्तान में हालात बन रहे हैं उससे लग रहा है कि पाकिस्तान की सेना, आईएसआई और इमरान ने मिलकर अपनी बर्बादी की कब्र खोद ली है। मोहम्मद इजहार, इंडिया न्यूज। वहीं जम्मू कश्मीर के नगरोटा एनकाउंटर में बहुत बड़ा खुलासा हुआ है। इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज यह है कि पाकिस्तान से रची गई थी हमले की बड़ी साजिश। मसूद अजहर के भाई रऊफ लाला ने साजिश रची थी। जम्मू कश्मीर के स्थानीय चुनाव में भी हमले का षड्यंत्र किया गया था। यानी नगरोटा एनकाउंटर को लेकर के बहुत बड़ा खुलासा। मसूद अजहर के भाई रऊफ लाला ने रची थी साजिश। सीधे चलते हैं अजय जांडियल के पास। अजय, क्या नगरोटा जम्मू कश्मीर के अलग अलग इलाकों में चुनाव के दौरान हमले का षड्यंत्र रऊफ लाला ने किया था? अगर किया था तो रऊफ लाला की पैठ घाटी में कितनी है? देखिए राशिद, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। जिस तरीके से रऊफ लाला इस प्लानिंग में लगा हुआ था और खासतौर पे अगर आप देखें तो चुनाव से ठीक पहले डीडीसी इलेक्शन होने वाले हैं और यही डीडीसी इलेक्शन या कोई भी चुनाव जम्मू कश्मीर में जब होते हैं वो पाकिस्तान कुछ सीधे नागवारा रहते हैं। वजह वही बड़ी साफ है क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक बहुत इफेक्ट इसका पड़ता है कि डीडीसी इलेक्शन का मतलब है कि यहाँ पर नॉर्मलसी है और पाकिस्तान को सूट नहीं करता, इसीलिए पाकिस्तान ऐसे हमले करवाता है। खासतौर पर मसूद अजहर के भाई को ये जिम्मेदारी दी गई थी और आपको ये बता दूं कि ये भी जानकारी मिल रही है कि आईएसआई के चीफ के साथ दाऊद इब्राहिम की इसकी मसूद अजहर के भाई इसकी मीटिंग हुई है मसूद अजहर की और उसके बाद रऊफ लाला को ये प्लान दिया गया कि आपने किसी भी तरीके से चुनाव से पहले बड़े हमले वहां पे करवाने हैं, जिसके पीछे का मकसद बड़ा साफ है, किसी भी तरीके से चुनाव टल जाए। और डीडीसी इलेक्शन की अगर बात करें तो डीडीसी इलेक्शन वो इलेक्शन है जो ग्राउंड लेवल के चुनाव है, जो 3 टियर सिस्टम को लागू करेंगे और जो लोकल बॉडीज को स्ट्रांग करेंगे। उसका मतलब होता है कि जनप्रतिनिधि जो है सीधे तौर पर जुड़ सकेंगे सरकार के साथ, देश के साथ, और यही वजह है कि इन चीजों को टारगेट किया जाता है। इन इलेक्शन को टारगेट करने के लिए उससे पहले इस तरह की गतिविधियां की जा रही थी। 11 AK-47 राइफल, हैंड ग्रेनेड, यूबीजेल, इन सबको यहां कश्मीर पहुंचाने का मकसद क्या था? क्योंकि लगातार 200 आतंकी मारे गए हैं 1 साल में, लगातार हथियार उनके पास कमी चल रही है आतंकियों के पास। ऐसे में इस आतंकी गतिविधियों को रिफ्यूल करने के लिए पाकिस्तान ने बड़ी साजिश रची थी, मगर समय रहते सुरक्षा बलों ने इसे नाकाम कर दिया है। ठीक है नीव, थोड़ा सा मुझे ये समझाइएगा, जहां पर ट्रक की बात आती है, ट्रक में विस्फोटक की बात आती है और जो मॉड्यूल ट्रक लेकर के हमला करने की फिराक में होता है ना, वहां पर ये समझ में आता है कि ये पुलवामा जैसा मॉड्यूल रहा है। अगर ये पुलवामा जैसा मॉड्यूल था तो रऊफ लाला ने षड्यंत्र क्या क्या किया है? क्योंकि रऊफ लाला एक ऐसा आतंकी है, जैश सरगना मसूद अजहर का भाई, एक इस तरह का आतंकी है जो कि हीरानगर में बहुत ज्यादा एक्टिव है, सांबा वाले सेक्टर में बहुत ज्यादा एक्टिव है। ये रऊफ लाला के बारे में बताइए।
दर्शकों को क्लियर कर दें, जो राउफ लाला का नाम आ रहा है, यानी कि जो इसका भाई मसूद अजहर बैठा हुआ है, इसके पीछे राउफ लाला का मोटिव क्या था? अगर हम राउफ लाला की जो प्रोफाइल है उसको डिस्क्लोज करें तो वो ये है कि राउफ लाला जो ये सीज फायर वायलेशन होते हैं, यानी कि छोटी मोटी जो मुठभेड़ होती है, या फिर आप कह लीजिए जो आतंक का एक तरह से घुसपैठ कराने की कोशिश होती है, वो ये राउफ लाला ही करता है। जो 11 AK-47 राइफल और जो पिस्टल जो पहुंचाई गई वो इसी राउफ लाला के दौरान पहुंचाई गई। और शकरगढ़ यानी कि जम्मू कश्मीर में एक जगह है शकरगढ़, वहां उस इलाके में इस राउफ लाला को कुछ दिन पहले देखा गया था, जहां के बाद खुफिया एजेंसी और इंटेलिजेंस एजेंसी ने जम्मू कश्मीर की पुलिस को यह बताया कि इस तरह से राउफ लाला वहां पर घूम रहा है, तो आप लोग सतर्क हो जाइए। और उसी के बाद ये नाकाबंदी कर इस पूरे ऑपरेशन को, ये जो पूरा ऑपरेशन है जम्मू कश्मीर की पुलिस की तरफ से चलाया गया और राउफ लाला के इस ऑपरेशन को पूरी तरह से नेस्तनाबूद कर दिया सुरक्षा बलों ने। जी राशिद। बहुत शुक्रिया अजय जांडियाल आपका, और नीव आपका ही बहुत बहुत धन्यवाद। जितनी आपने रिसर्चर्स हमें बताई हैं और जितना राउफ लाला के बारे में बताया है, ये कई कदम आगे बढ़ करके हमने जानकारी अपने दर्शकों को दी है। इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, एक तो आतंक का अंत हमने LOC पर हम दिखा रहा है। पहले तो आप ये देखिए कि नगरोटा में हुआ क्या है। 2 घंटे का जो ऑपरेशन चला है, किस तरह से भारतीय सुरक्षा बलों ने आतंक का सफाया किया है, आतंक का सर्वनाश किया है। एक बार फिर से देखें आप। आपको सर रक्षक पे जो इधर दौड़े ट्रक तो भारत पाकिस्तान बॉर्डर पर क्या चल रहा है ये तो हमने आपको बताया, लेकिन भारत चीन बॉर्डर के बारे में भी जान लीजिए। नवंबर का महीना खत्म होने को है। दिल्ली सहित देश के पूर्वी हिस्से में सर्दियों ने दे दी है दस्तक। पहाड़ों पर क्या हालात होंगे इसका अंदाजा आप लगा लीजिए। आप सोचिए कि उन इलाकों में रहना कितना मुश्किल होता होगा जहां तापमान -40 डिग्री तक चला जाए। और साथ ही अगर ऐसे वातावरण में सरहद की सुरक्षा की जिम्मेदारी हमारे शूरवीरों के जिम्मे हो तो उन्हें होने वाली परेशानी का अंदाजा लगाना भी बहुत मुश्किल है। हिंदुस्तान की उसी तैयारी की बात करते हैं जो ड्रैगन को मात देने के लिए भारत ने कर रखी है। बर्फ की चादर ओढ़े जिन इलाकों में सांस तक लेना मुश्किल हो जाता है, उन इलाकों में हमारे जवान पूरी मुस्तैदी के साथ ड्रैगन के सामने डटे रहते हैं। इन इलाकों में तापमान के साथ साथ हमारे जवानों के लिए और भी कई चुनौतियां हैं और चीन का सामना करने के लिए अब सीमा तक नई तैयारी शुरू हो गई है। लद्दाख में तैनात हमारे जवानों को नई हाउसिंग फैसिलिटी मुहैया कराए जा रहे हैं। चीन के साथ जारी तनाव के बीच सेना की ये कदम हमारे जवानों के ऑपरेशनल क्षमता को बढ़ाएगा। सेना की नई हाउसिंग फैसिलिटी में जवानों के रहने के लिए कंटेनर, वाहनों के लिए आधुनिक व्हीकल शेड, खुदाई के लिए बोरिंग रिंग, ठंड से लड़ने के लिए पोर्टा केबिन, जवानों के सोने के लिए मॉड्यूलर शेल्टर और बैरल टाइप शेल्टर बनाए गए हैं। मई महीने के बाद पूर्वी लद्दाख में और सब सेक्टर नॉर्थ में घुसपैठ की और अतिक्रमण की कोशिश की है और भारी संख्या में उसने अपने सैनिकों को वहां तैनात करा। भारतीय सेना का भी उसको जवाब देने के लिए काफी हद तक डिप्लॉयमेंट किया गया है और जैसा डिसएंगेजमेंट की प्रोसेस लंबी खींच रही है, भारतीय सेना अब वहां पर इस ठंडों में रहने के लिए पूरी तरह से तैयार हो चुकी है। सेना के सामने इस इलाके में काफी चुनौतियां रहती हैं। ऐसे में सर्दियों के बढ़ने के साथ सेना की ये तैयारी जवानों के लिए काफी कारगर होती है। भारतीय सेना का कहना है कि नए आवास बेहतर सुविधा से लैस हैं। बिल्कुल नए तरीके से बने आवासों में जवान रह सकेंगे और इनमें बिजली, पानी, हीटिंग की सुविधा के साथ साथ स्वास्थ्य और सफाई का भी विशेष ध्यान रखा गया है। आर्मी के पास अब तक सर्दियों में तैनाती के लिए स्मार्ट कैंप्स मौजूद थे। नए आवास उनकी कमी भी पूरी करेंगे।
सर्दियों में लद्दाख का तापमान 30 से 40 डिग्री तक गिर जाता है। नवंबर महीने के बाद यहाँ 40 फीट तक बर्फ गिरती है। इस दौरान पूरे इलाके का बाकी जगहों से कनेक्शन भी खत्म हो जाता है और यही वो मौका होता है जब चीन इन इलाकों में घुसपैठ की कोशिश करता है। सैनिकों की ऑपरेशनल एफिशिएंसी बनाए रखने के लिए नए आवास तैयार किए जाते हैं। भारतीय सेना ने वहां पर पूर्वी लद्दाख में और सब सेक्टर नॉर्थ गलवान वैली देपशाओं के आसपास अपने जो है अस्थायी ऑपरेशनल कैंप बनाए हैं, जिनको कि हम ऑपरेशनल कैंटोनमेंट भी कह सकते हैं। और इसमें जो है सैनिकों को वो तमाम सुविधाएं प्रदान की जा रही हैं, जिसके अंतर्गत वहां पर ऐसे जो टेंट दिए जा रहे हैं जो कि -40 के टेम्परेचर में भी हमारे जवान उसमें रह सकते हैं। पूर्वी लद्दाख में मई के महीने से ही भारत और चीन के बीच तनाव बना हुआ है। डिसएसेसमेंट की प्रक्रिया को वेरीफाई करने के लिए भारतीय और चीनी मिलिट्री ज्वाइंट मैकेनिज्म में भाग लेगी, जिसके लिए प्रतिनिधियों की बैठक के साथ साथ मानव रहित विमानों यानी UAV का उपयोग किया जाएगा। हालांकि पिछले अनुभव को देखते हुए भारत इस बार चीन पर आंख मूंद कर भरोसा नहीं करना चाहता है। हालांकि भारत LAC पर किसी तरह का तनाव नहीं चाहता है, लेकिन बातचीत के बीच ही भारत ने ये भी साफ कर दिया है कि भारत किसी भी कीमत पर अपनी जमीन नहीं छोड़ेगा। इजहार खान, इंडिया न्यूज।